नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई खरीफ मौसम में मक्का की खेती करते हैं, लेकिन कभी कभी भारी वर्षा या कीट रोगों से अधिक प्रकोप के कारण फसल खराब हो जाती है और किसानों को आर्थिक हानि होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे कुछ किसान भाई मक्का के साथ अरहर की अंतर्वर्ती फसल लगाते हैं, जिससे किसी एक फसल में होने वाले नुकसान की भरपाई दूसरी फसल के उत्पादन से हो जाती है। तो आप मक्का और अरहर की अंतर्वर्तीय फसल में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ रतनदीप सोनी। ज़्यादा काश्त का रकबा असिंचित क्षेत्र में आता है। ऐसी स्थितियों में इन क्षेत्रों में अंतर्वर्ती फसल ली जा सकती है। अंतर्वर्ती फसल से मतलब है एक ही खेत में एक सीजन में एक से अधिक फसल एक साथ उगाना अलग अलग कतारों में, ये अंतर्वर्ती खेती के अंतर्गत माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतर्वर्ती खेती करने के जो फायदे होते हैं, जैसे खेत की तैयारी में, प्रारंभिक तौर में पौध संरक्षण में, निराई गुड़ाई में, कीट नियंत्रण में, यदि अंतर्वर्ती फसल में करते हैं तो दोनों फसलों के लिए सामान्यतः एक ही तरह का उपचार पद्धति अपनाई जाती है। इसलिए भी हम इन दो फसलों की खेती एक साथ कर सकते हैं। और दूसरा, फसलें अंतर्वर्ती फसल के रूप में दो ऐसी चुनती हैं जो कि पूरक हों, एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी न हो। मतलब कॉम्पिटिटिव नेचर वाली फसलों को अंतर्वर्ती फसल में नहीं लेते हैं, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक दूसरे के पूरक फसल के रूप में होती है। उदाहरण के लिए मक्का और अरहर की खेती, जिसे तुअर के नाम से, राहर के नाम से भी किसान भाई जानते हैं। खरीफ की फसल में किसान मक्का की अधिक पैदावार लेने के लिए अरहर के साथ मक्का की फसल उगाकर सह फसली खेती का लाभ ले सकते हैं। मक्का की फसल की बुआई अनाज, भुट्टे और हरे चारे के रूप में की जाती है, जबकि दलहनी फसलों में अरहर की फसल प्रमुख मानी जाती है। इसकी अधिक पैदावार सह फसली खेती से ही ली जा सकती है। खरीफ में तुअर के साथ मक्का की खेती की जा सकती है और इसके लिए 2 कतार तुअर की और 2 कतार मक्का की रखी जा सकती है। अरहर की फसल शुरुआत में उसकी बढ़वार कम होती है, लेकिन बाद में उसकी बढ़वार तेजी से होती है। तो वानस्पतिक वृद्धि शुरू में कम होने के कारण जो हमारी मक्का है उसकी बढ़वार अच्छी हो जाती है, उसकी पैदावार भी हमें बेहतर मिल जाती है। और जब ये फसल पककर कटने के लिए तैयार होती है और उस समय इसको काट देते हैं, उसके बाद फिर अरहर की फसल में वृद्धि शुरू होती है। तो जो मक्का की फसल जहाँ लगी हुई थी वह स्थान में ये पूरी तरह से फैल जाती है और अरहर की एक पूरी फसल हमको उस खेत में मिल जाती है। तो लागत, उत्पादन लागत दोनों फसलों के लिए एक समान हो जाती है शुरुआती तौर पर। बाद में उस फसल को काटना, गहाई का भी खर्च आता है उसमें। ऐसा यदि हम करते हैं तो खरीफ की फसल के रूप में हमें मक्का मिल जाती है और रबी की फसल के रूप में हमें अरहर की हो जाती है और कृषि भूमि का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो संसाधनों का उपयोग और खर्चे में कमी दोनों हो जाती है। तो इस तरह से हम करेंगे तो हम फसल अंतर्वर्ती फसल से भरपूर फायदा ले सकते हैं। किसान भाइयों, अरहर और मक्का की फसल में कई तरह के खरपतवारों का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और अनेक तरह के कीट रोग भी लगने लगते हैं। इसलिए खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली निदाई फसल बुआई के 30 दिन बाद ही की जाती है और बाद की निराइयों को 30 से 40 दिन के अंतराल में करना होता है। और ऐसा करके हम खेत के अंदर खरपतवारों की प्रतिस्पर्धा फसलों के लिए वो कम कर सकते हैं। क्योंकि मक्के की फसल ले रहे हैं, इसकी पोषक तत्वों की मांग ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन तत्वों की ज़्यादा मांग होती है। तो उसके लिए हम निराई गुड़ाई करके पौधों में हम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग भी मक्का की कतार के बीच बीच में हम कर सकते हैं। ये काम हमको फसल की 30 दिन की अवस्था में करना है। ऐसा करके फसलों की पोषण संबंधी जो खुराक की पूर्ति हम कर सकते हैं। ये वर्षा का कोई
ठिकाना नहीं होता है, कब लगातार भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। तो उस स्थिति में ये जल भराव में जो जड़ क्षेत्र में होगा उससे फसल को नुकसान होता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जल भराव की स्थिति न होने पाए। खेत में यथासंभव स्थिति के अनुसार हमें उसमें कहीं यदि किस खेत के किसी कोने में जल भराव का आभास होता है तो वहाँ से जल निकासी की समुचित व्यवस्था करें, ताकि हमारे फसल पौधों की बढ़वार में कोई अंतर ना आए और पैदावार हमारी कम न होने पाए, पौधों की बराबर वृद्धि हो सके। किसान भाइयों, अरहर और मक्का की फसल में कुछ कीटों का प्रकोप अधिक होता है, जिसकी वजह से फसलें कमजोर हो जाती है और आगे चलकर इनसे उत्पादन बेहद कम मिलता है। इसलिए आप इनकी पहचान करके समय रहते नियंत्रण उपायों को अपनाएं, जिससे फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो सके। तीसरी प्रमुख जो बात होती है इसमें, पीड़क कीटों का प्रकोप शुरुआती तौर पर पत्ती काटने कुतरने वाले कीड़ों का अरहर में भी होता है, मक्के में भी होता है। तो इसके लिए हम यदि चाहते हैं कि कीटों का प्रकोप हमारी फसलों में न हो, नुकसान न पहुँचे, तो शुरुआती तौर पर 20-25 दिन की अवस्था में मौसम अनुकूल होने की दशा में ये ट्राइजोफास नाम की दवा है, जिसका भी हम छिड़काव अपने खड़ी फसल में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कीट नियंत्रण कर सकते हैं। और इसकी मात्रा 800 मिलीलीटर से 1 लीटर हो सकती है, जो कि अंडे की अवस्था में जो कीट की अवस्था होती है, इल्लियाँ होती हैं, उनको नियंत्रित किया जा सकता है। तो अंतर्वर्ती खेती महत्वपूर्ण होती है। किसान भाइयों, इसको कुछ न कुछ रकबा में अपने खेतों में करें और फसल चक्र भी अपनाते रहें। माने खेत बदल बदल के अंतर्वर्ती खेती कर सकते हैं। तो सीमित पानी में भी अधिकतम पैदावार किसान भाई अपने खेतों में सुचारू रूप से। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो किसी क्षेत्र में अत्यधिक पानी के जमा होने के कारण होती है। यह अक्सर भारी बारिश का नतीजा है और अभी अपने प्रदेश के कुछ जिलों में भारी वर्षा से बाढ़ जैसे हालात देखने में आ रहे हैं, जिसमें किसान और मवेशियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे में अगर किसान पहले से ही इस आपदा से निपटने की तैयारी कर लें तो बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान से काफी हद तक बच सकते हैं। आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर S.A. रब्बानी से। देखिए किसान भाई, बिहार हमेशा जो है बाढ़ से ग्रसित, खास करके उत्तरी बिहार जो है में प्रत्येक साल जो है कुछ कहीं न कहीं जो है बाढ़ आता है और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हमारे किसान भाइयों को झेलना पड़ता है। और इसी यही समय है जो कि आपका जब बिचड़ा लगाने से लेके फल पकने तक, इसी बीच में जो है बाढ़ का प्रकोप होता है। और हमारा जो है जब भी मेहनत जो है बिचड़ा में हो या रोपनी में हो या धान पकने तक जो है, ऐसी स्थिति में अगर बाढ़ आ जाती है तो काफ़ी नुकसान होता है। जैसे कि अगर बिचड़ा लगाने के समय अगर बाढ़ आता है तो हम ऐसा करें कि अगर हमारा बिचड़ा नष्ट हो गया है तो उसमें दूसरे प्रभेद जो अल्प अवधि का प्रभेद, अगर आप जो है पहले बड़े प्रभेद, लंबे प्रभेद जो लगाए हैं, तो अब अल्प अवधि प्रभेद जो है उसका चयन करें। जैसे साकेत है, कावड़ी है, कनक है, तुरंता है, प्रभात है। अगर रोपनी के बाद अगर बाढ़ की स्थिति बनती है और अगर हमारा कुछ क्षेत्र अगर डूब जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उसमें पुनः आप उसका रोपनी करें। अगर पूरा खेत अगर हमारा बर्बाद हो जाता है और दोबारा लगाना धान संभव नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में किसान भाई हम लोग नकदी फसल जैसे तोरिया, कुल्थी, उड़द, जैसे उड़द में T9 नवीन वैरायटी, पंत उड़द 30, या आप आगात आलू वगैरह के लिए आप तैयार करें, ये आपको और इसको लगा सकते हैं, इसका फ़ायदा ले सकते हैं और कमा सकते हैं। बाढ़ सभी प्रकार के आपदाओं में से सबसे अधिक व्यापक और बार बार होने वाली आपदा है। इसके परिणाम मृत्यु, विनाश, बीमारी और विस्थापन है। बाढ़ को हम एक बड़ी घटना के रूप में देख सकते हैं, जिसके कारण पानी की बहुत अधिक मात्रा अनियंत्रित अवस्था में एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। बाढ़ के कारण आवागमन के समस्त साधन लगभग बंद हो जाते हैं। ऐसे में किसान अपने पशुओं को लेकर काफी परेशान हो जाते हैं। किसान भाई जो पशुपालक किसान हैं, जो पशुपालन करते हैं, और इस तो उनके लिए खास करके ये है कि जैसे ही बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और बाढ़ की संभावना रहती है, तो इससे किसान भाई सबसे पहले तो अपने पशुओं को रखने के लिए और ख़ुद अपने सुरक्षित रखने के लिए ऊंचे स्थल का चयन कर लें जहाँ पर पशु जो है सुरक्षित हो। और उनके चारे का भी व्यवस्था जो है, कम से कम सूखे चारे का भी व्यवस्था जो है पहले से वो कर ले, ताकि वो उनका जो है उस समय जो है आपको जो पशुओं को जो है भूखा न रहना पड़े और चारा उपलब्ध हो जाए।
वैसे तो कुदरती आपदा के सामने सब बेबस नजर आते हैं, फिर जिन इलाकों में हर साल बाढ़ का खतरा रहता है उन्हें पहले से ही अपने स्तर पर तैयारी करके रखनी चाहिए, जैसे कि पशु आहार की व्यवस्था। इसके तहत किसान पॉलिथीन में दाना मिश्रण, विटामिन, खनिज लवण आदि को एकत्रित करके रखें, जिसकी विपरीत परिस्थितियों में इनका प्रयोग कर सके। बाढ़ आने के समय पशुओं को शीघ्र ही ऊंचे स्थान की ओर ले जाए जहां पर बाढ़ पानी न आ सके, और बारिश से बचाने के लिए अस्थायी आवास का निर्माण करें। साथ ही साथ उस समय जो है बहुत सी ऐसी पशुओं में जो है बीमारियां को भी देखने को मिल जाती है। तो इसके लिए जो है अपने पशुपालक के भाइयों से अनुरोध है कि अपने निकटतम जो है पशुपालक पदाधिकारी या चिकित्सक पदाधिकारी से मिलके उस समय जो भी इमरजेंसी दवा होती है उसके लिए वो उसका बंदोबस्त करके रखे, ताकि समय पर उनको जो दिया जा सके और पशुओं को जो हानि से बचाया जा सके। अक्सर बाढ़ के दौरान और बाद में तमाम तरह की गंदगी चारों ओर फैल जाती है, जिसमें कई तरह के हानिकारक रोग पनपने लगते हैं और इनसे पशुओं में रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए एहतियात के तौर पर पशुओं को वर्षा के पूर्व ही घातक बीमारियों से बचाव के टीके अवश्य लगवाएं, जिससे संक्रमण काल में पशु इन रोग की चपेट में नहीं आए। साथ ही पशु चिकित्सक की सलाह लेकर कुछ आम रोगों की दवाओं को अपने साथ रखें, जिससे जरूरत पड़ने पर पशु को प्राथमिक उपचार सही समय पर मिल सके। साथ ही हो सके तो आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। खास करके वो जो है मत्स्य पालन जो है, जो मछली पालन करते हैं उनके लिए किसान भाई जो है, आप देखें जो मछली अगर बड़ी होगी तो उसको पहले ही निकाल लें, ताकि जो है मछली वॉश आउट नहीं हो, बाहर नहीं जाए। और छोटी मछली के लिए जल उसका प्रबंध करें, ताकि ऊंचा ऊंचा जाली लगा दे, ताकि जो बाहर का पानी उसमें जाए तो वो बाहर फिर ना आए, ताकि आप जो है कम नुकसान आपको हो सके। प्रकृति के रौद्र रूप के सामने हमारी की गई तैयारी सब बेकार हो जाती है। ऐसे में परिस्थिति को देखते हुए भी मवेशियों को ध्यान में रखना चाहिए, जिनमें विपरीत दशा में पशुओं के आहार के लिए मौजूदा पेड़ों की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर चारा देने वाले पेड़ बाढ़ से बचे रहते हैं, लिहाजा उनसे मिलने वाले चारे को पशुओं को खिलाएं। कभी भी बाढ़ के पानी में डूबे हुए चारे दाने को पशुओं को न दें, क्योंकि इनमें फफूंदी का असर हो सकता जो कई प्रकार के रोगों को बुलावा दे सकता है। इसी प्रकार भंडारित चारे में भी फफूंदी का असर होने का डर रहता है, लिहाजा उसे भी खिलाने से पहले जांच करा लेना जरूरी है। चारागाहों में कई दिनों तक पानी भरा रहने के कारण घासों के गलने व सड़ने का पूरा खतरा रहता है। ऐसे में पशुओं को चारागाहों में चरने के लिए नहीं भेजना चाहिए। इसके अलावा दुधारू पशुओं से प्रतिदिन दूध निकालना चाहिए, ताकि थनैला रोग से बचा जा सके। पानी का इंतजाम। बाढ़ के समय पानी की कमी पशुओं को गंदा पानी पीने पर मजबूर कर देती है, जिससे कई तरह की बीमारियां हो सकती है, रोगों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। लिहाजा पशुओं के लिए साफ पानी का इंतजाम करना बेहद जरूरी है। दूषित पानी को कैल्शियम कार्बोनेट से उपचारित करके पशुओं को पीने के लिए दिया जा सकता है। तो इस तरह किसान कुछ सावधानियों को अमल कर बाढ़ के दुष्प्रभाव से अपने पशुओं को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर, भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार, RAK कृषि महाविद्यालय सीहोर और राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला सीहोर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आगामी 3 दिनों के दौरान मध्यम से घने बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा की संभावना है। हवा की गति 13 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ऐसे में सोयाबीन, सब्जियों और अन्य खरीफ फसलों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। सोयाबीन की फसल में पक्षियों के बैठने के लिए टी की दर से छिड़काव करें और 15 दिन बाद इस छिड़काव को पुनः दोहराएं। सोयाबीन में इल्लियों, इनके अलावा तना मक्खी और सफेद मक्खी का प्रकोप हो रहा है, तो पूर्व मिश्रित कीटनाशक बीटा-साइफ्लूथ्रीन और इमिडाक्लोप्रिड का मिश्रण 350 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से अथवा थायोमिथाक्साम और लेमडासाइहेलोथ्रीन का मिश्रण 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जिन स्थानों पर गर्डल बिटल का प्रकोप शुरू हो गया हो वहां पर थाइक्लोप्रिड 21.7 SC की
650 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर अथवा प्रोफेनोफास 50 ईसी की 1.25 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर या ट्राइएजोफास 40 ईसी 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। खेतों में सभी प्रकार की इल्लियों का प्रकोप हो तो वहां पर बताए जा रहे इन कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। फ्लूबेंडामाइट 19.35 एससी 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या इंडोक्साकार्ब 15.8 ईसी 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या क्लोरेंडीफ्लोर 15.8 एससी 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर। इन दवाओं के छिड़काव के लिए 500 से 600 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर के लिए लें। छिड़काव के बाद 7 से 8 घंटे तक मौसम खुला होना आवश्यक है, अन्यथा दवाई कारगर नहीं होगी। नए फलदार पौधों के रोपण के लिए गड्ढों की तैयारी करें और गोबर की खाद 15 से 25 किलोग्राम प्रति गड्ढा की दर से देवें। अमरूद और नींबू में गूटी बांधकर नए पौधे तैयार करें। फलदार वृक्षों के तनों पर बार ईटिंग कैटरपिलर, जिसे छाल खाने वाली इल्ली कहते हैं, दिखाई देने पर इनके बनाए गए छिद्रों पर मिट्टी का तेल या कोई भी संपर्क या ध्रुमण कीटनाशक दवा छेदों में डालकर गीली मिट्टी से ढक दें। सभी पशुओं को 3 प्रमुख बीमारियों जैसे गलघोंटू, एकटंगिया, खुरपका, मुंहपका रोग से टीकाकरण नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करके लगवाएं। रोग लगने पर पशुओं का पशु चिकित्सक से इलाज जरूर करवाएं। गौशाला में पशुओं का टीकाकरण करवाएं और कीचड़ एवं जल भराव की स्थिति से बचाएं। पशुशाला और मुर्गीशाला में किलनी और चिमड़ी के नियंत्रण के लिए मेलाथियान 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। जुलाई अगस्त का महीना मछलियों के लिए प्रजनन का होता है। नवीन मछली बीज डालें और तालाब से अनावश्यक जीव जंतुओं और अवांछनीय मछलियों की सफाई करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मुगलिया, जिला कटनी के कृषक दौलत सिंह ने। ये ग्राफ्टिंग विधि से आम के नए पौधे तैयार करने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दौलत सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा कि आपने पूछा कि आम पे ग्राफ्टिंग कैसे तैयार किया जाए, तो इसके लिए हमको 1 साल पहले से ही तैयार रहना पड़ता है कि ग्राफ्ट कैसे तैयार किए। तो 1 साल पहले हमको क्या करना है कि सारा का सारा आम का बीज इकट्ठा करना है। उसको 15 बाई 7 सेंटीमीटर का जो पॉली बैग रहता है उसमें FYM मिट्टी और थोड़ा सैंड और अगर मिल जाए तो वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके 1:1 रेशियो में उसको बैग फिल करके उसमें हमको आम का बीज सोइंग कर देना है। आम का बीज सोइंग करने के बाद उसका जर्मिनेशन हो जाएगा और पौधा हमारा 1 साल पुराना हो जाएगा, को हमको ग्राफ्टिंग के लिए यूज करना है। तो नेक्स्ट ईयर हमको क्या करना है कि अगर पॉली हाउस अवेलेबल है तो पॉली हाउस के अंदर हमको ग्राफ्टिंग फरवरी मार्च में ही हम इसको ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, पॉली हाउस के अंदर की कंडीशन में। अगर उस केस में हमारा रूट स्टॉक 6 से 8 महीने पुराना भी चलेगा पॉली हाउस के अंदर। अगर हमको ओपन कंडीशन में करना है तो जुलाई अगस्त में हम ग्राफ्टिंग करेंगे, जो इस समय सबसे सटीक टाइम है रनी सीजन के बाद में। किसान भाइयों, ग्राफ्टिंग से नए पौधे तैयार करने के लिए पौधे में चीरा लगाने के लिए एक छोटी चाकू सेक्टर, कलमों को बांधने के लिए पॉलीथिन, बीजू पौधा और सांकुर डाली जिसे कलम भी कहते हैं, जरूरत होती है। और इसके लिए हमको क्या करना है कि रूट स्टॉक को हमें 18 से 20 सेंटीमीटर ऊपर से इसको कट कर देना है। साथ में उसमें हम सॉफ्टवुड वेज ग्राफ्टिंग मेथड से ग्राफ्टिंग करेंगे, उससे हमको हायर परसेंटेज ऑफ सक्सेस मिल जाएगी। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो मदर प्लांट है वो हमको एक अच्छा सा मदर प्लांट सेलेक्ट करना है, वो डिजीज फ्री होना चाहिए। और मदर प्लांट में हमको ग्राफ्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले जो सिलेक्टेड ब्रांच होगी जिसको हम ग्राफ्ट करेंगे 4 से 5 महीने पुरानी ब्रांच को, और इसका हमको डायमीटर ऑलमोस्ट 2 से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसकी लंबाई हम कम से कम 15 से 18 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसमें कम से कम 3 से 4 कलिकाएँ होना चाहिए। और इसको हम ग्राफ्टिंग करने से 10 दिन पहले इसकी पत्तियों को हम अच्छे शार्प सिकेचियर से कट कर देंगे
और ताकि इसमें न्यू शूट न्यू बर्ड्स जो है निकलना स्प्राउट करना शुरू कर दें। फिर इसको हम सॉफ्टवुड वेज मेथड से रूट स्टॉक में वी शेप का कट लगा के और इसको हम इन्वर्टेड वी शेप का कट लगा के हम इस रूट स्टॉक में सेट करेंगे और उसको अच्छी से हम पॉलीथीन टेप से रैप करेंगे। और हम इसके ऊपर अगर मॉइस्चर लेवल कम है तो एक पॉलीथीन कैप करके आता है, उसको हम ऊपर से फिट कर देंगे ताकि मॉइस्चर लेवल बना रहे और ये ग्राफ्ट हमारा 2 से 3 महीने में तैयार हो जाएगा। साइड ग्राफ्टिंग में भी 2 तरह के पौधे होते हैं। पहला पौधा होता है मूलवृंत, यानी वह पौधा जो कि आप बीज के द्वारा तैयार करते हैं। दूसरा है सांकुर डाली। सांकुर डाली पौधे की उस कलम या शाखा को कहते हैं जिसको दूसरे वृक्ष या फिर पौधे से काटकर लाया जाता है, या आप जिस किस्म का पौधा तैयार करना चाहते हैं। इस विधि से पौधे तैयार करने के लिए सबसे पहले मूलवृंत को चुन लेते हैं, फिर मातृ पौधे से ऐसी शाखा को चुनते हैं जो कि 6 से 7 महीने पुरानी पेंसिल के आकार की हो। इसको सांकुर डाली कहते हैं। इस शाखा की कलम लगाने के 8 से 10 दिन पहले पत्तियां तोड़ देते हैं। फिर मूल वृंत के निचले हिस्से पर 3 सेंटीमीटर लंबा तिरछा कटाव करके छिलका उतार देते हैं। इसके बाद सांकुर डाली को भी इसी तरह से काट देते हैं। फिर दोनों को मिलाकर पॉलीथीन की पट्टी से बांध देते हैं। करीब 1.5 महीने बाद दोनों डाली जुड़ जाती है। ऐसे पेड़ बाग में 1 साल बाद लगाने लायक हो जाते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।